सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का एक ऐसा मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है जिसमें आप लोग इतिहास, भूगोल, संविधान के और अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक जीके के और कंप्यूटर के साथियों 50 ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो 2023 में आपकी कोई सी भी परीक्षा है जिसमें सामान्य ज्ञान पूछे जाना है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो साथियों आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले अगर बात करें तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और साथियों, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है? तो अनुच्छेद 75 के 1 में लिखी है, यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 75 के 1 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उसके अलावा जितने भी अन्य मंत्री हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये सारी बातें साथियों किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 75 के 1 में लिखी हुई है। एक हम लोग और देख लेते हैं 74 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये अनुच्छेद 74 में लिखा है। तो दोनों ही अनुच्छेद आपको तैयार करना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो साथियों, किस राज्य ने ऐसी घोषणा की है? महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल में साथियों महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि लूखा नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यानी कि लूखा नदी आपसे साथियों पूछी जा रही है, बताने की कोशिश करेंगे कि कहां से निकलती है। तो लूखा नदी मेघालय से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, महाराष्ट्र या सिक्किम से निकलती है? आपको बताना है इसका राइट आंसर, बताइए। तो कहां से निकलती है साथियों? मेघालय से निकलती है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में है। कुल कितनी है? तो साथियों 31 सीटें हैं। 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, हर बार की तरह आप सभी लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक, साथियों मित्रों तक जरूर पहुंचा देंगे जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं मैं आपको बता चुका हूं, कुल 31 सीटें हैं। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो आपके सामने प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, बताइए। देखिए, जब 2011 की अगर बात करते हैं साथियों तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प साथियों अगर बात करें किसे घोषित किया गया था? पलाश को किया गया था। कहीं कहीं पर पलाश भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर पलाश भी लिखा होता है। तो जो लोग भी यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पर है? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या मथुरा में? तो क्या होना चाहिए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? आप लोग ध्यान रखेंगे कि कानपुर में स्थित है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो साथियों मथुरा में स्थित है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो गाजियाबाद को, अलीगढ़ को, मुरादाबाद को या मिर्जापुर को? तो किसको कहा जाता है साथियों पीतल नगरी? मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919 या 19 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1923। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को? बताइए भाई। क्लास को एक बार शेयर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है?
शेयर करेंगे तो फटाफट इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कौन कौन से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है ये एक बार जान लीजिए। असम है, उसके अलावा मणिपुर है, मेघालय भी है, अगर बात करें मिजोरम है तो मिजोरम भी है और नागालैंड भी है। इतने राज्य साथियों पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा की बात करें त्रिपुरा नहीं है साथियों। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि नीलगिरी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो बात करें साथियों 3 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ियां यहां पर हैं। तो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी हैं। तो साथियों कोई एक आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि साथियों नीलगिरी पहाड़ियां यहां पर ऑप्शन में तो केरल आ रहा है। अगर तमिलनाडु आता या आपका कर्नाटक आता तो वो भी उत्तर हो जाता। ठीक है, वैसे एक ही आएगा, आए तो या तो तीनों आएंगे और ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। तो वो उस स्थिति में आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आपसे ये प्रश्न अगर पूछ ले कि जो केदारनाथ मंदिर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर जो है ये तो आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जब बात आती है बद्रीनाथ मंदिर की, तो बद्रीनाथ मंदिर साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए चेरापूंजी कहां है भाई? आप सभी लोग जानते होंगे जो भारत का पूर्वोत्तर एरिया है वहां पर है। और भारत के पूर्वोत्तर की बात करें तो साथियों मेघालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि चेरापूंजी साथियों जगह कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। जिनका आंसर बी है भाई, बहुत बढ़िया। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों भारत में अगर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जो करो या मरो का नारा था ये साथियों किसने दिया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या 1931 में? तो साइमन कमीशन साथियों कब भारत आया था? 1928 में भारत आया था। तो आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने आरंभ किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो अरविंद घोष ने, विपिन चंद्रपाल ने, एनी बेसेंट ने या बाल गंगाधर तिलक ने? साथियों स्टार वाला ये क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इसको अपने माइंड में सेट करना है। तो होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले जो शुरू किया था वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है भाई। बलबन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो आप लोग ध्यान रखेंगे गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था, पहला शासक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था, तो 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल था, इसने शासन किया। उसके बाद देखिए कि सूर्य सिद्धांत की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? सूर्य सिद्धांत की रचना आपसे पूछी जा रही है, किसके द्वारा की गई? तो सूर्य सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आंसर जिनका भाई ऑप्शन नंबर ए है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे अरुण गोयल जो है, अरुण गोयल ये चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए भाई। देखिए यहां पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है साथियों ये कब आया? तो 2005 में आया। अगर बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना भी 2005 में की गई। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, तो दोनों ही साथियों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम था, इसके तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में जो हुई थी वो साथियों किस स्थान पर हुई थी? रोम में, जेनेवा में, इंग्लैंड में या आपका पेरिस में हुई थी? बताइए। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हुई थी। तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन में आ जाए तो स्विट्जरलैंड लगा देना, या ग्लैंड ऑप्शन में आ जाए तो ग्लैंड आपको उत्तर के रूप में लगाना
बताना है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो साथियों किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर बात करें कि जो समुद्रगुप्त था इसको भारत के नेपोलियन कहा किसने था, तो इतिहासकार थे जिनका नाम था स्मिथ, इन्होंने ही इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों जो प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। नेपच्यून है, यूरेनस है, मार्स है या आपका सैटर्न है? तो आप लोग याद रखेंगे कि जो यूरेनस है साथियों ये पूरे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। देखिए यहां पर आप लोग कई सारी चीजें याद रखेंगे। पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा है वो 1969 में रखा है। डेट भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अच्छी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो 20 जुलाई 1969 को मानव ने अपना पहला कदम साथियों चंद्रमा पर रखा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका का साथियों कौन सा मिशन, अपोलो 11 मिशन उसको कहा जाता है। तो अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के द्वारा साथियों 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे चंद्रमा पर, जिनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन, ये 3 व्यक्ति गए थे। लेकिन चंद्रमा पर साथियों कदम कौन कौन रख पाए, 2 लोग ही रख पाए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। साथियों इन्होंने ही चंद्रमा तल पर अपने कदम रखे। तो आंसर आपका 1969 के साथ जाएगा। सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि नक्की झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, बताए भाई। नक्की झील किस राज्य में स्थित है, आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका नक्की झील साथियों राजस्थान में स्थित है। भारत में इंटरनेट सुविधा देने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, बताइए। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में जो इंटरनेट की सुविधा सबसे पहले कब दी जानी शुरू हुई, तो 1995 में साथियों इंटरनेट की जो सेवा थी, इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू हुआ वो 1995 में शुरू हुआ। और सबसे पहले किस कंपनी ने साथियों इंटरनेट की सेवा देना शुरू की, तो वीएसएनएल ने सबसे पहले ये साथियों सेवा देना शुरू की। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी तट का भाग नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन सी नदी गंगा नदी तट का भाग है। तो सोन नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है। लेकिन भरत पूजा नदी की बात करते हैं साथियों, तो ये गंगा नदी तट का भाग नहीं है। ये कहां पर बहती है, भरत पूजा नदी, तो साथियों केरल में ये बहती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में जो बाघ है इसको राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। चलिए अगर बात करें जो बाघ है जिसको साथियों उन कब घोषित किया गया, तो 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, बाघ को। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई। क्यों इसकी शुरुआत हुई, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं साथियों इनको बचाने के लिए इसकी शुरुआत हुई, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को सम्मानित, यानी कि उसमें कितनी राशि साथियों सम्मानित की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसमें साथियों सम्मानित राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख दी जाती है पुरस्कार के रूप में। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, भाई क्या होता है कॉपर सल्फेट की अन्य नाम की अगर बात करें, तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखने कॉपर सल्फेट को साथियों नीला धोता भी कहा जाता है, तूतिया भी कहा जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है, इंडिया गेट है, ताजमहल है, लाल किला है या जामा मस्जिद है। तो जो विदेशी जो पर्यटक होते हैं साथियों इनको जो सबसे ज्यादा आकर्षक करता है तो ताजमहल करता है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो नगर स्वायत्त शासन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है।
तो यूपी में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1916 में हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बताने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन होती है या नाइट्रोजन होती है? बताइए। चलिए, देखिए तारे जो होते हैं, ये तारे क्या होता तारे जो होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं। तारे क्या होते हैं साथियों? ये खगोलीय पिंड होते हैं। इसमें प्रकाश और ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होता रहता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी हीलियम भी इसमें पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश करेंगे कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है? देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है, एक गैसीय गोला है। अगर इसमें बात करें हाइड्रोजन कितनी होती है, तो सूर्य की अगर बात करें साथियों इसमें 71% हाइड्रोजन होती है, सूर्य जिससे बना होता है। ठीक है। और हीलियम साथियों कितनी होती है? तो अगर हीलियम की बात करते हैं तो 26.5% इसमें हीलियम होती है सूर्य में। ठीक है। उसके अलावा साथियों कुछ अन्य तत्व होते हैं, लगभग 2.5% अन्य तत्व होते हैं। तो इन सब को मिलाकर साथियों यह गैस का गोला बना होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। जो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा साथियों पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है। रेड सैंडर्स निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, जो रेड सैंडर्स है ये एक तरीके की प्रजाति है। तो ये आपको बताना है कि ये पक्षी की प्रजाति है या ये एक पेड़ की प्रजाति है या ये एक जानवर की प्रजाति है। इन तीन ऑप्शन में से साथियों एक आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और जो करेक्ट आंसर होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, पेड़ की एक प्रजाति को कहते हैं साथियों रेड सेंटर्स। इसलिए जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का आपके सामने जो प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? बताइए। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? वाराणसी में, भोपाल में, कानपुर में या नई दिल्ली में? बताइए भाई। चलिए, देखिए यहां पर ऑप्शन के रूप में आपके सामने क्या आ सकता है? अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन के रूप में आ जाए तो उत्तर प्रदेश आपको लगाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहर आ जाता है तो वो शहर लगाना है, बल्कि कोई शहर नहीं, वाराणसी ही लगाना है। क्यों? क्योंकि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। अब अगर एग्जामिनर का मन चाहता है तो वो साथियों स्टेट का नाम लिख देता है, अगर उसका मन चाहता है तो साथियों वो जिस शहर में होता है वो उसका नाम लिख देता है। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वाराणसी को क्या कहा जाता है? मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि बखीरा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मथुरा में, बरेली में, औरैया में या संत कबीर नगर में? बताइए भाई। चलिए, देखिए यहां पर पहले प्रश्न जो आपसे बनता है वो ये बनता है कि जो बखीरा पक्षी विहार है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। पहली बात आपको ध्यान रखना है। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि भारतीय शाक भाजी और अनुसंधान संस्थान जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के एक शहर में है, यानी कि वाराणसी में है, उसी प्रकार बखीरा पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश के एक शहर में है। तो वो शहर कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। संत कबीर नगर वो शहर है जहां पर बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तमिल है, खरोष्टी है, अज्ञात है या ब्राह्मी है? बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी साथियों? आपसे पूछा जा रहा है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। देखिए पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी इसको गौण लिपि भी कहा जाता है। इसको गौण लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक साथियों इसको कोई भी बंदा, कोई भी साथियों इसको पढ़ नहीं पाया है। ये कैसे लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञात। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बौद्ध धर्म में सांड का संबंध जो है वो बुद्ध के जीवन की
किस घटना के साथ है। यानी कि बौद्ध धर्म में सांड का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध से है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि जन्म से संबंधित है, महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, प्रबोध से संबंधित है या महापरिनिर्वाण से संबंधित है, आपको बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों, सांड का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवन की किस घटना से? तो जीवन का जो जन्म हुआ था साथियों उससे संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि जो ओजोन परत है ये कहां पर पाई जाती है? शोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए भाई। चलिए तो अगर बात करें साथियों, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो समताप मंडल पर पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पर होगा। ठीक है, तो समान ताप होता है इस मंडल में, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर प्रश्न आपसे यह बन जाए कि जो ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन है कहां पर, तो यूएसए में ग्रैंड कैनियन है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि किस नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन, तो साथियों कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कहां पर? कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो पूर्वी रेलवे बन गया है, या पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है, या उत्तर रेलवे, या उत्तर मध्य रेलवे। देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जो प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा यह जाएगा कि भारतीय रेलवे ने कब तक अपना लक्ष्य रखा है क्या बनने का? तो शुद्ध शून्य यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने कब तक रखा है? तो 2030 तक वो शुद्ध कार्बन उत्सर्जक साथियों बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा है 2030 तक। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर दूसरी बात करें प्रश्न के, तो प्रश्न का उत्तर साथियों क्या होगा? पश्चिमी मध्य रेलवे इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन साथियों कौन सा बन गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे आपके 50 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर करेंगे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।